हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे ना एक 1 kg का केक बनाना है हार्ट शेप में, और उस पर मुझे विंटेज पाइपिंग करनी है। इसके लिए ना मैंने जो स्पॉन्ज बेक किए हैं उन दोनों को ना मैंने 6-6 इंच के टिन में बेक किया है। यानी कि 500 ग्राम जो स्पॉन्ज है ना उसको मैंने डिवाइड कर लिया दो टिन में। 250-250 ग्राम के ये दोनों स्पॉन्ज मैंने बनाए हैं। तो अब जब ये स्पॉन्ज मेरे रेडी हुए ना, तो हुआ क्या था कि मुझे ना 3 स्पॉन्ज बेक करने थे। एक छोटा सा मुझे और स्पॉन्ज बेक करना था, किसी और काम के लिए मुझे चाहिए था। तीनों ही टिन को ना मैंने ओवन में एक ही साथ जैसे तैसे एडजस्ट कर दिया, और उस कारण से क्या हुआ कि जो मेरे ये 6-6 इंच वाले टिन थे ना, ये प्रॉपर ओवन में नीचे रैक के साथ में लग ही नहीं रहे थे। ये थोड़े थोड़े से ना ऊपर उठे हुए रह गए। कुछ इनकी रखते टाइम कुछ जो अरेंजमेंट था ना वो ऐसा हो गया, जिस कारण से ये जो स्पॉन्ज थे एक साइड से हाइट में आपने देखा ज्यादा हो गए और दूसरी साइड से ना हाइट में थोड़े से कम हो गए। अब मुझे इन्हीं के साथ में ही काम चलाना था, जैसे तैसे भी मुझे करके ये मैनेज करना था। यहाँ पर इस केक की जो फिलिंग थी ना वो मुझे करनी थी यहाँ पर कैरामल सॉस, होममेड कैरामल सॉस के साथ में, और बटर स्कॉच क्रंच रेडीमेड मार्केट वाले, और साथ में मैंने ना होममेड प्रालिन, आलमंड प्रालिन को भी यहाँ पर डाल दिया था क्रश करके लेयर्स में। तो मैंने जो थोड़ा सा मेरा इम्बैलेंस हुआ था ना स्पॉन्ज की लेयर का, उनके लिए ना मैंने बोर्ड पर एक साइड पर ना थोड़ा सा गनाश लगा दिया, दैट मैं वो गनाश वाली साइड ही, जो स्पॉन्ज की साइड मेरी थोड़ी सी हाइट में ज़्यादा है ना, हर एक लेयर को उस तरफ रखूंगी। दैट मुझे ना एक निशानी रहेगी, मुझे पता रहेगा कि ये वाली साइड की तरफ से स्पॉन्ज जो है थोड़े से हाइट में है। और मैं बाद में, अभी मुझे क्योंकि इसकी कटिंग वगैरह करनी है, इसको कन्वर्ट करना है हार्ट शेप में, तो वहां पर मैं इसको मैनेज कर लूंगी। अभी तक बस मैंने यही सोचा था। मैं चाहती तो पहले भी लेयर्स को ट्रिम कर लेती, थोड़ा सा ऊपर से कट कर लेती, तो क्या था ना लेयर्स बहुत पतली हो जाती। और इस केक के लिए ना मुझे बहुत अच्छी हाइट चाहिए थी, जो इसकी विंटेज पाइपिंग थी उसके अकॉर्डिंग हार्ट शेप केक में अच्छी खासी हाइट चाहिए थी। इसलिए मैंने उन लेयर्स को ट्रिम करके ठीक नहीं किया। मैंने कहा बाद में ही देखते हैं कि क्या करना है। यहाँ पर इस केक की जो क्रम कोटिंग है ना वो मैंने पूरी प्रॉपर अच्छे से कर दी। मैं फिलिंग बीच में क्या कर रही हूँ ये मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। और जो कैरेमल सॉस है ना, ये आपने बीच में 150 ग्राम तक तो फिल करनी ही है। साथ में 50 ग्राम आप समझ लीजिए कि क्रंच और आलमंड प्रालिन जाएंगे आपके। अब क्या हुआ कि सारे केक की क्रम कोटिंग करके ना, फिर बोर्ड को मैंने अच्छे से साफ करके और फ्रिज में रख दिया इस केक को 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, फिर मैं इसकी कटिंग करूं। अब जब मैंने बोर्ड को भी साफ किया ना, तो क्या हुआ कि जो मैंने मार्क लगाया था ना, अब वो मार्क कहीं गायब हो गया। अब मुझे नहीं प्रॉपर पता लग रहा था कि कौन सी साइड बहुत हाइट वाले स्पॉन्ज की है और कौन सी साइड दूसरी है। तो अब देखने में मुझे केक भी ठीक लग रहा था, तो मैंने बस अंदाजे से मैंने कहा भगवान का नाम लेके ना इसकी मैंने कटिंग कर दी हार्ट शेप में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले मैंने इस केक के ऊपर ना प्लस की शेप में मार्क लगाए। फिर आपने देखा कि नीचे से मैंने एक और पार्ट सिलेक्ट किया, जहां पर उस छोटे छोटे सेमी सर्कल्स, जो छोटे मतलब सेमी सर्कल नहीं सर्कल पार्ट, मुझे वहां से मैंने आपके सामने कट किए। और इनको उठाकर ना मैंने केक के जो एक साइड पर दोनों को ही प्लेस कर दिया। और यहाँ से आपने देखा कि बीच में से ना मैंने एक वी शेप की साइन में भी थोड़ा सा स्पॉन्ज जो है वो कट कर लिया था, पूरा केक कट किया है। तो उससे क्या होता है कि हार्ट शेप जो है ना वो बहुत अच्छा प्रॉपर बन के आता है। उसकी जब लुक है ना वो बड़ी अच्छी बनती है, रिजल्ट फाइनल आपके सामने आउटकम बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर ऐसे मैंने पहले इसकी कटिंग कर दी। फिर यहाँ पर अब मुझे दोबारा से क्रीम लगाकर इन कट किए हुए पार्ट्स को मैंने क्रीम के साथ में स्टिक किया आपस में, और यहाँ पर इसकी एक बार फिर से मैंने क्रम कोटिंग कर दी। अब जब मैं क्रम कोटिंग कर रही थी ना, तब मुझे लगा कि जिस साइड पर मैंने ये कट किए हुए पार्ट उठा के रखे हैं ना, वो वाला साइड ना नीचे की तरफ को थोड़ा सा जा रहा है। यानी कि जो लेयर मेरी एक साइड से हाइट में कम थी, वो साइड ये वाली थी, अब मुझे पता लग गई। अब मैंने क्या किया, जो बीच में से मैंने वी शेप में थोड़ा सा स्पॉन्ज कट किया था ना, वो वाले स्पॉन्ज को थोड़ा थोड़ा लेकर मैंने उन साइड्स पर ऊपर रखा, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। और फिर मैंने यहाँ पर अच्छे से क्रीम लगाकर इसकी पूरी जो है ना वो क्रम कोटिंग कंप्लीट कर दी। अब ये देखने में केक एकदम बैलेंस्ड लग रहा था। अब यहाँ पर फाइनल आइसिंग करनी थी मुझे। फाइनल आइसिंग के लिए क्रीम में मैंने ना मैजिक का स्किन टोन शेड ऐड किया है, जिससे कलर थोड़ा सा ऑफ वाइट सा बन गया था। इसके साथ में मुझे सारे केक की सबसे पहले आइसिंग करनी थी। तो जब भी आप ओवल शेप या राउंड शेप का केक बना रहे हैं ना, तो उसकी आइसिंग करनी इजी है। बट जब
आप सर्कल वाली शेप को छोड़कर किसी और शेप के केक के ऊपर आइसिंग करते हैं ना, तो वो थोड़ा-सा उसमें क्रीम ज़्यादा लग जाती है, टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, ये आप शुरू से ही मान कर चलिए। सो उसी अकॉर्डिंग ही आप अपने केक की कॉस्ट में भी इस कॉस्ट को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर इस केक की फाइनलाइज़िंग जो है वो मैंने कंप्लीट की। आप साथ के साथ देखिए कि मैं कैसे फाइनलाइज़िंग कर रही हूँ। बस आपने फाइनलाइज़िंग करते टाइम ये ध्यान रखना है, जो हार्ट शेप केक में नीचे की तरफ वी बनता है ना, वो वाली शेप जो है ना एकदम नीट एंड क्लीन दिखनी चाहिए। अगर आप उस वी शेप को वी मेंटेन ना करते हुए उसको गोल शेप में ही आप आइसिंग कर देंगे ना, तो वो जो है ना हार्ट शेप का केक प्रॉपर देखने में मतलब वो एक एग्जैक्ट वाली लुक नहीं आती, वो थोड़ा सा ना अलग सी लुक लगती है। और यहाँ पर देखिए कि जैसे-जैसे मैं स्क्रैपर चला रही हूँ, आप इस मेथड को अच्छे से आराम से देखिए, चाहे वीडियो की स्पीड को स्लो करके देखिए, आपको अच्छे से प्रॉपर समझ आएगा कि मैं कैसे ऊपर जो हमने वी कट किया था, वहाँ से शुरू करते हुए स्क्रैपर नीचे के कॉर्नर वी तक ला रही हूँ, स्क्रैपर ऐसे चला रही हूँ। एक ही बार में लगातार सारे केक पर स्क्रैपर जो है वो नहीं घुमा रही। तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम लग भी गया था, गर्मी भी है और आइसिंग करने में टाइम लग भी रहा था। गर्मी के कारण क्रीम को ना प्रॉपर टेक्सचर में बना के रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बीच-बीच में मैंने पानी का स्प्रे भी किया। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो केक की साइड्स है ना, उन पर इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा रही हूँ? वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा विंटेज पाइपिंग होने वाली है। सो तब थोड़ा-सा मैंने रिलीफ़ लिया और टॉप पार्ट को अच्छे से मैंने आइसिंग कर दी है। हालाँकि मैंने साइड्स को भी बहुत अच्छे से की थी। बट फिर मैंने इतना जो है ना आइसिंग का काम कंप्लीट किया। तो इसके बाद में अब जो डिज़ाइन बनाना था मुझे, वो ना क्लाइंट ने खुद से ही मुझे सेंड किया था कि उनको सेम टू सेम ना वैसा ही डिज़ाइन केक पर चाहिए। तो यहाँ पर उस डिज़ाइन को बनाने के लिए ना मैं आज एक नया मेथड आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि एक वीडियो में और भी मैंने जहाँ पर विंटेज पाइपिंग की थी ना, वहाँ पर मैंने रिंग कटर का यूज़ किया था केक की साइड वॉल्स पर मार्किंग करने के लिए। आज मैं एक ये नया मेथड आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये मेथड बहुत ही ईज़ी है, आप भी इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो ना केक के टॉप पार्ट पर ना मैंने ये टूथपिक प्लेस कर दिए हैं। थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस जो है ना, थोड़ा-थोड़ा नहीं, जो डिफरेंस है बीच का, वो एग्जैक्ट आपका बराबर होना चाहिए। बराबर की दूरी पर ही आपने ये टूथपिक जो है केक के अंदर इंसर्ट करने हैं। बहुत अंदर तक इंसर्ट नहीं करनी, बस हल्का सा ही अंदर इनको क्रीम के अंदर रखना है। फिर मैंने यहाँ पर 000 नंबर का ब्रश लिया है और जितनी दूरी मेरे इन टूथपिक्स के बीच में है ना, उतनी ही मैं मार्किंग कर रही हूँ एक सेमी सर्कल शेप यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए। आप भी ये देख पा रहे होंगे कि कैसे जितना जितना डिफरेंस मेरे इन टूथपिक्स में है, उतना ही डिफरेंस का मैं यहाँ पर कर्व बना रही हूँ। तो ये वाला मेथड ना मुझे बहुत ही ईज़ी लगा, क्योंकि जब केक पर फाइनल आइसिंग कर लेते हैं, फिर रिंग कटर के साथ में मार्किंग करते हैं ना, तो कई बार वो मार्किंग ख़राब होती है, फिर हमें फाइनल आइसिंग को दोबारा से ठीक करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें पहले ही पता है कि हमें कितने-कितने डिफरेंस पर ये मार्किंग करनी है। तो ऐसे मैंने एक पहले टॉप लाइन जो थी इन कर्व्स की कंप्लीट की। अब उसके बाद में एक नीचे की ओर मुझे और ऐसी ही कर्व लाइन बनानी थी। सो ऊपर की जो मैंने कर्व लाइन ड्रॉ की थी, उसी को देखते हुए ना मैंने नीचे की भी कर्व लाइन जो थी वो ड्रॉ कर ली सेम पैटर्न में, और सेम लेंथ, सब कुछ साइज सब कुछ सेम लेते हुए मैंने नीचे की भी लाइन जो थी वो ड्रॉ कर दी है। और उसके बाद में इन टूथपिक्स को मैंने बाहर निकाल दिया था। तो अब सबसे पहले तो मैंने टॉप पर ना जो डिज़ाइन बनाना था, उसके लिए नोज़ल नंबर 6B का यूज़ किया है। तो इसके साथ में मैंने सेम कलर क्रीम को दोबारा से बनाया। क्रीम मेरी ख़त्म हो चुकी थी। थोड़ा सा जो दोबारा मैंने कलर बनाया ना, वो मेरा बेस वाले केक से कलर से थोड़ा सा डार्क हो भी गया था, बट वो चल रहा था इतना तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर बड़े बड़े स्टार पाइप करते हुए ऊपर का बॉर्डर कंप्लीट किया। फिर ये जैसी नोज़ल हमारी होती है ना 1M नोज़ल, वैसे ही शेप की मेरे पास ये छोटे साइज़ की नोज़ल थी। इसके साथ में मैंने एक और बॉर्डर बना दिया टॉप पर ही, ये वाला बॉर्डर भी बना दिया। अब उसके बाद में जो हमने मार्किंग की थी ना केक की साइड वॉल्स पर, उनको बनाना था। तो वहाँ का जो डिज़ाइन क्लाइंट ने भेजा था, मैं बिल्कुल उसको ही कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने नोज़ल नंबर R11 का यूज़ किया है, और आप देखिए कि मैंने इस नोज़ल का यूज़ कैसे किया है। जो इस नोज़ल में ब्रॉड पार्ट होता है ना, उसको ऊपर की तरफ रखा है, और जो नोज़ल का नैरो पार्ट होता है उसको नीचे की तरफ रखा है।
तो इस वाले शेप में मैंने इस नोज़ल को पकड़ा है इस पाइपिंग बैग में डालकर, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पैटर्न मैंने कैसे बनाया है। एक बार फिर मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। नीचे भी मुझे सेम यही पैटर्न बनाना था। सो थोड़ा-सा ना बस पाइपिंग बैग को आपने आगे पीछे करते हुए ये वाला पैटर्न जो है ना, ये फ्रिल टाइप का एक पैटर्न बनता है पाइपिंग का, वो यहाँ पर कंप्लीट किया है मैंने। तो इससे थोड़ा-सा काम भी मेरा आसान हो गया था और जल्दी भी हो गया था, क्योंकि मार्किंग अच्छे से हो रखी थी। अब उसके बाद में ना सबसे छोटे साइज़ की एक नोज़ल मेरे पास है, जो कि क्लोज स्टार नोज़ल कह लीजिए, या जैसी नोज़ल नंबर 1 एम होती है वैसे शेप की सबसे छोटे साइज़ वाली ये नोज़ल है। उसके साथ में भी ना यहाँ पर मुझे एक छोटा-छोटा बॉर्डर बनाना था इस जो मैंने पहले की है पाइपिंग उसी के ऊपर। तो ये जो दोनों फ्रिल वाला पार्ट मैंने बनाया था ना साइड वॉल्स पर, इन दोनों के ऊपर ही मुझे ये सेम पाइपिंग करनी थी। और इसी नोज़ल के साथ में ही ना जो टॉप पर मैंने बड़े वाला बॉर्डर बनाया है ना 6B नोज़ल के साथ में, उसके ऊपर भी ना छोटे-छोटे से मैंने रोज़ेट बना दिए थे। थोड़ा-सा पार्ट बीच में से वीडियो का स्किप भी हो गया है, इसीलिए मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। तो ये सारा डिज़ाइन जो मैंने आपको बताया मेरा कंप्लीट हो गया। तो लास्ट में ना केक के बॉटम में भी जो बॉर्डर बनाना था वो वापस से मैंने नोज़ल नंबर 6B के साथ में ही बनाया है। तो इस सारे डिज़ाइन में ना काफ़ी क्रीम मेरी यूज़ हो गई। आप मान लीजिए कि जैसे 1 केजी केक के लिए अगर मैं 300 ml क्रीम यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पर आराम से मेरी 450 से 500 ml क्रीम यूज़ हो गई इस पूरे केक के लिए। अब ऊपर टॉप पर थोड़ी-सी मुझे लीव्स भी बनानी थी अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, तो वो भी मैंने सेम कलर के साथ में ही पाइपिंग बैग को आगे से उल्टा वी की शेप में कट दिया, और फिर सेम कलर की जो क्रीम थी जो मैंने पहले यूज़ की उसी के साथ में ही ऊपर मैंने लीव्स भी बना दी। तो ऐसे ही इस केक का जो था ना वो विंटेज पाइपिंग का काम मैंने कंप्लीट किया। अब लास्ट में यहाँ पर मैंने ऊपर ना एक हैप्पी एनिवर्सरी का रख दिया टॉप पर, और साथ में कुछ मैंने हार्ट शेप में मेरे पास रेड ये थे स्प्रिंकल, ये गिनती में 5 या 6 ही बड़ी मुश्किल से निकले थे। तो उनको मैंने केक के टॉप पार्ट पर लगा दिया, और साथ में कुछ मैंने गोल्डन कलर लगाए हैं, स्प्रिंकल गोल्डन कलर के यूज़ किए हैं सारे केक पर ही। तो ये स्प्रिंकल भी केक पर अरेंज करने में ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि बड़े ध्यान से देखकर कि कितनी कितनी दूरी पर हमने इनको लगाना है, फिर मैं इनको ऊपर प्लेस कर रही थी। तो ऐसे मैंने आज का ये जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट किया। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगने वाली है। सो इसको शेयर करने के साथ में अपने पास सेव करके भी ज़रूर रख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं बट आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन का बेल बटन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।